मुझे तो सियासी तौर पे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा जी। और मैं तो ये समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को इवेंचुअली अक्ल के नाखून लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है, जिस तरह की पोलराइजेशन है, जिस तरह की लेदे है, इसमें बड़ा मुश्किल है मुल्क को आगे बढ़ाना। आप कहें कि हम फॉर्म 47 वालों से बात नहीं करते, हम बोलें कि हम वो क्या था, वो इलेक्शन ट्रांसमिशन सिस्टम जो था, वो जो बिठा दिया था 2018 जी, में, कि हम उनसे बात नहीं करते, RTS वालों से बात नहीं करते, उसका कोई नतीजा निकलेगा? तो मेरे ख्याल में किसी ना किसी वक्त सेंस को प्रिवेल करना पड़ेगा। और होता ये कि हम बिल्कुल तारीकी के एक दूसरे के साथ ब्रिंकमैनशिप करते, बिल्कुल एज पे, ब्रिंक पे, ब्रिंकमैनशिप की खूबी है कि आपको पता नहीं कब चलता कि कब आप क्लिफ से नीचे गिर गए। और मेरे ख्याल में यही हुआ भी है। 9 मई के हवाले से भी आप थोड़ी देर पहले पूछ भी रही थी, 9 मई हो या दीगर कई अवामिल ऐसे हुए हैं जिसमें उस ब्रिंकशिप की खेल में हम खाई में गिर गए, सियासी खाई में गिर गए, और जिससे सिर्फ नुकसान PTI का नहीं हुआ, हमारा भी नुकसान हुआ है और हमने भी नुकसान किया होगा माजी में। अच्छा, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो देखिए, ये नहीं हो सकेगा कि आप किसी को पहले तो डीमोनाइज कर दें और फिर बोलें कि मैं इससे बात नहीं करूंगा, फिर आप बोलें मैं सिर्फ बात करूंगा इस्टेब्लिशमेंट से, फिर आप बोलें मैं इस्टेब्लिशमेंट को कब्र में उतारूंगा, कब्र तक पीछा करूंगा, फिर आप बोलें दोबारा से कि हाँ कोई अपना मेंबर तो लगा दें जिससे बात की जाए। ये खेल मुझे नहीं पता ये क्रिकेट में ऐसे चलता है या नहीं, मगर सियासत में ऐसे नहीं चलता है। इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बैनुल अक़वामी पॉलिसी के अंदर भी आप साइफर निकाल दें, आप जलसों में साइफर्स को ले आएं, सही या गलत, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और सिर्फ मैं अमेरिका के हवाले से नहीं बात कर रहा, फ्रांस के हवाले से भी मैं बात कर सकता हूँ, जो हमारे मशरक़ वस्ता के कुछ दोस्तों को नाराज़ करके 2 ममालिक दीगर को खुश करने की कोशिश, फिर उनको कह दिया कि हमें उनने रोक लिया। यानी इन तमाम चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, चाहे बैनुल अक़वामी पॉलिसी आप खारजा की नुक्ता नज़र से देखें या मुल्की से देखें। नतीजा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं आखिर में आप सही कह रही हैं, आखिर में चार्जशीट हो गई, आप बेशक इसको हज़फ कर दें। मैं वापस उधर आता हूं जहां से मैंने शुरू किया था मुकदमा। मैं इस अगर आप वाकई चाहती हैं कि ये हाँ, तो फिर मैं ये बात नहीं करना चाहता। अच्छा, मैं ये बात कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप इसको भी एड्रेस करें। देखिए, आप यूर इन द सेंटर ऑफ ऑल दिस एक्टिविटी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, सऊदी अरेबिया की इन्वेस्टमेंट का जो भी पूरा प्रोसेस है, उसकी जिम्मेदारी आपके पास है। तो आप भी ये कहते हैं, मैंने आपको इन स्टूडियो एंड आउट ऑफ स्टूडियो, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा सुना है कि सियासी मामलात रिजॉल्व होने होंगे, नहीं तो मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। जी, मैं इन दोनों चीज़ों को अलहदा करता हूँ। मान लें कि हम कुछ ऐसी डील्स लेकर आ जाते हैं जिससे पैसे आ जाते हैं, और मान लें कि 2, 4, 5 बिलियन डॉलर आ जाते हैं, उससे सियासी स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी ना जी। और ये जो हम आंगी की ज़रूरत होती है सियासी और मुआशी तरक्की में, मुआशरती तरक्की में भी, एक्चुअली सिर्फ सियासी मुआशी नहीं होता। हमारे मुआशरे में जो रिग्रेशन है, जो रोज़ हमारे बच्चे सड़कों पे मरे पड़े होते हैं, शहीद होते हैं, रॉकेट लॉन्चर मार रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं, भत्ते ले रहे हैं लोग कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कच्चे के डाकू हमसे काबू नहीं आ रहे हैं, हमने आके आबाद कर दिए हैं वो लोग जिनको दहशतगर्द कहते थे, हमने कोई नई पॉलिसी बना दी, वो आबाद हो गए हैं, अब वो हमारे सरों पर नाच रहे हैं, हमें तो बुनियादी तौर पे ये जिम्मेदारी है ना। सेनेटर साहब हमारे तो बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, सेनेटर साहब बैठते हैं और जो कमेटी में आप इनकी गुफ्तगू सुने तो उसमें बड़ा ठहराव होता है। ऐसे 10-50 लोग बैठे ना, अब ये मुल्की मामलात को तय भी तो करना है, सियासी नोक झोंक तो हमारी चलती रहेगी, हम करते रहेंगे, लेकिन आप ये कहें कि मैं जमहूरियत पे यकीन रखता हूँ, मैं एक सियासी जमात हूँ, मैं मुल्क का सबसे बड़ा लीडर हूँ, लेकिन सियासतदानों से बात नहीं करूँगा, सियासी जमातों से बात नहीं करूँगा, और मैं उनसे बात करूँगा जिनके पास ताकत है। और फिर जो मैंने दीगर मुकदमा दायर किया, दोबारा उस तरफ मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो गुफ्तगू हो, तो कंस्ट्रक्टिव बात हो ना। तो कंस्ट्रक्टिव बात करने के लिए फिर ये कुछ चीज़ें हमें किसी न किसी वक्त तय करनी होंगी। मेरे ख्याल में वो वक्त आ गया है कि किसी मुल्क को एक तहम्मुल से, थोड़ी सी रवादारी से, एक दूसरे का लिहाज करके हम लोग मुल्क को आगे बढ़ाएंगे।
जी मोहम्मद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो वो या का नस्ताइन। देखिए मुसद्दिक साहब एक किस्म के रिश्ते में मेरे बड़े भाई लगते हैं, क्योंकि इनका जो छोटा भाई है वो मेरा क्लास फेलो है, और हम एक दूसरे को कोई तकरीबन ऑलमोस्ट टचिंग 50 ईयर्स से जानते हैं। तो बहुत रिस्पेक्ट का बड़े भाई वाला वो रिश्ता है। और ये उन चंद लोगों में से PMLN में से हैं जो थोड़े से पढ़े लिखे भी हैं। तो अब क्या पढ़ा लिखा कौन नहीं, मतलब उसको मतलब वो सोच विचार है, सोच विचार के लिहाज से वो कर सकते हैं, मतलब चंद एक जुमले लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनको चाहिए कुछ लोगों को पढ़ाना भी शुरू करें। लेकिन देखिए अब आ जाती है बात जो मेन चीज़ है। आपने जो बात की कि हमें आगे क्या करना चाहिए, इस मुल्क को किस तरफ लेकर जाना चाहिए, एक बात याद रखें कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना, दैट इज द पैरामाउंट। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ये मतलब हरगिज नहीं होता कि मैं और मुसद्दिक साहब एक बात पे हम लोग एग्री करें, बेशक, ठीक है। हम लोग एक दूसरे के साथ जरूर इख्तिलाफ करें, बट दैट इज द ब्यूटी। इख्तिलाफ जो है ना वो ब्यूटी है, ठीक है। उसी से आपके सही रास्ते निकलते हैं। होता क्या है, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है ना, मैं विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स अलजेब्रा की बात कर रहा हूं, उसका जो फॉर्मूला होता है आंसर ढूंढने में वो सिंपलेस्ट होता है, जैसे A+B+C या A+B-C, और इस किस्म के सिंपलेस्ट फॉर्मूला लगाओगे तो वो चीज हो जाएगी। अब सिंपलेस्ट फॉर्मूला इस पाकिस्तान की सिचुएशन का क्या है? वो सिंपलेस्ट फॉर्मूला दो चीजें हैं मेरी नजर में, एक सच, दूसरा आइन। A+B, ये A+B का फॉर्मूला अगर हमने लगा दिया पाकिस्तान की पूरी सूरत हाल में, पाकिस्तान का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो हल ना हो सके। सच, मैंने क्या गलती की, आपने क्या गलती की, इन्होंने क्या ठीक काम किया, उन चीजों को सामने रख के एक दूसरे को एक्सेप्ट करने का, ये है सच। जिसको ट्रूथ एंड कंसिलिएशन देना, वो तो देखिए एग्जांपल में मैं बायस हो जाऊंगा, जैसे इन्होंने अपनी बातों में बायस हो गए ना, मैं बायस हो जाऊंगा, वहां पे मैं बायस होना नहीं चाहता। आज जब आप सॉल्यूशंस ढूंढ रही है ना, तो मैं अपनी पॉलिटिकल बायसिज्म से हट के बात करूंगा, क्योंकि अगर मैंने बीच में बात करनी शुरू कर दी और वो थोड़ा सा तड़का लगाना शुरू कर दिया तो फिर बात इधर से उधर चली जाएगी। ये बताइए आपके क्या चीज है। मैं एक आपको मिसाल देता हूं। मैं मिसाल ये देता हूं कि अगर आप आतिफ मियां साहब की एक बात सुन ले, उन्होंने 3-4 एविडेंस शो किए हैं कि पाकिस्तान 1979 में कहां था, पाकिस्तान आज कहां है। पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ कर रही थी 1995 से पहले और 1995 के बाद, अगर उसको हम 4 हिस्सों में तकसीम करें, लेट्स से में पर कैपिटा इनकम, आज पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम $1,760 के आसपास है। अगर हम जिस लिहाज से पाकिस्तान 1995 से पहले कर रहा था उसी लिहाज से जो पाकिस्तान की तरह के जो ममालिक हैं जिनका इसी तरह, अगर उस तरह का पाकिस्तान ग्रो करता तो 2018 में पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम तकरीबन $2200-2300 हो जाती। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश की सूरत में तरक्की कर रहा होता तो पाकिस्तान $3000 पर कैपिटा इनकम पे होता। अगर पाकिस्तान इंडिया, और ये याद रखे 1995 बांग्लादेश में तो 20 साल ऑटोक्रेटिक, मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं बांग्लादेश, ये याद करें, उसके बाद उसने तरक्की की है। व्हाई ही सेड 1995 से पहले पाकिस्तान इंडिया से जरा बेहतर हालत में था। उससे पहले बहुत ये उधर आके कोइंसाइड कर गए थे, उधर आके कोइंसाइड कर गए थे। पाकिस्तान नीचे आ रहा था, ये लोग ऊपर जा रहे थे। अगर उसके बाद ये इंडिया की तरह तरक्की करता तो पाकिस्तान $3500 पर कैपिटा इनकम पे होता।